बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो तमाम लिविंग सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तमाम लिविंग सेल्स का क्या मतलब है? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हों या यूकैरियोटिक सेल्स हों, सबके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि तकरीबन 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन के बने होते हैं। तो इनकी कंपोजिशन क्या है? 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल के अंदर। राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं। तो ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये ख़ास किस्म के कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेली का स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ काम करती हैं। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन की सिंथेसिस है। लेकिन इनके बारे में स्पेसिफिक बात, एक स्पेशल बात यह है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। बाकी तमाम ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और दूसरी चीज ये कि ये मच स्मॉलर होती हैं देन अदर ऑर्गेनेलीज। बाकी ऑर्गेनेलीज इतनी छोटी नहीं होती जितनी के राइबोसोम्स छोटे होते हैं। कंपोजिशन हमने देख ली, हमने इनका स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं? तो दे आर फाउंड मेनली अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और दूसरी लोकेशन इनकी स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो तो फ्रीली ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से वहां पर अटैच राइबोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं है। वहां पर प्रोकैरियोट्स में सिर्फ फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम्स ही हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो दे आर प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी फॉर द सेल, यानी सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बननी होती है ये राइबोसोम्स के अंदर बनती है। राइबोसोम्स ही उसको बनाते हैं। इसी वजह से वो सेल्स जो एक्टिव होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि पेंक्रियाज है, ब्रेन सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर राइबोसोम्स की मिकदार ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सेल्स ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं। आमतौर पर सेल्स के अंदर सेवरल थाउजेंड राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स जो कि स्पेशली प्रोटीन बनाते हैं उनमें ये मिलियंस तक इनकी तादाद होती है, फ्यू मिलियन हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस है, लेकिन राइबोसोम खुद कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो ये पीछे हमने न्यूक्लियस के फंक्शन में न्यूक्लियोलस के रोल में भी पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियोलस में प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है स्टूडेंट्स? इस तरह से ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डार्कली पिगमेंटेड एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ये डार्कली पिगमेंटेड एरिया न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो ये न्यूक्लियोलस ही है जिसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। फिर ये न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फंक्शन ये साइटोप्लाज्म में प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, राइबोसोमल प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाकर न्यूक्लियोलस में पहुंच जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये न्यूक्लियोलस में पहुंच जाती है और न्यूक्लियोलस में मौजूद राइबोसोमल सब यूनिट के साथ मिलकर राइबोसोम बनाती है। इस तरह से राइबोसोम्स इस न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाते हैं। इस तरह से राइबोसोम्स इस न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाते हैं और जब ये राइबोसोम बनते हैं तो यहाँ से फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि राइबोसोम बनता और असेंबल होता है न्यूक्लियोलस में। स्टूडेंट्स, जो ये दो प्रोटीन
दो राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं, एक का साइज लार्ज होता है और एक का साइज स्मॉल होता है। ये दोनों सब यूनिट्स रिलीज हो जाते हैं न्यूक्लियस से होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आकर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आकर ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और फिर फंक्शन प्ले करते हैं। ये दोनों सब यूनिट उसी वक्त आपस में मिलते हैं जब इन्होंने काम करना होता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो उस वक्त दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह ये एक यूनिट और ये दूसरा यूनिट जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो उस वक्त ये दोनों यूनिट इकट्ठे नहीं रहते बल्कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें ये ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। ये इस तरीके से ये लार्ज सब यूनिट है और ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको हम ब्लू बाउंड्री से शो कर लेते हैं, ये इसका स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के दरमियान में ये जो रेड कलर की एक लाइन हमें नजर आ रही है, दिस इज मैसेंजर आरएनए। तो ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच हैं और जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। एक्चुअली प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है क्योंकि ये अभी बन रही है, ग्रो कर रही है पॉलीपेप्टाइड। स्टूडेंट्स, आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। एक राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि राइबोसोम को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा मैसेंजर आरएनए होता है जो कि मैसेज कैरी करके लाता है न्यूक्लियस से कि किस किस्म की प्रोटीन बनानी है। और तीसरा ट्रांसफर आरएनए है जो कि ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन में ये तीनों ही आरएनए रोल प्ले करते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। मैसेंजर आरएनए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए है। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये मैसेंजर आरएनए इसके साथ होगा, जो इसके ऊपर मैसेज होगा तो उसके मुताबिक प्रोटीन बनेगी। अगर मैसेंजर आरएनए नहीं होगा तो अकेला राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना सकता। और फिर मैसेंजर आरएनए के पास जो मैसेज है उस मैसेज के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर एक मैसेज है, उस मैसेज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को कैरी करके लाएगा और लाकर इसके सामने छोड़ देगा। तो इस तरह से ट्रांसफर आरएनए भी रोल प्ले करता है। तो तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जब चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाती है तो उसके बाद ये रिलीज हो जाते हैं, सारे यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर स्वेजबर्ग वैल्यू। व्हाट इज स्वेजबर्ग वैल्यू? तो ये हम देखते हैं। इसके जो 2 सब यूनिट होते हैं, जो बड़ा सब यूनिट होता है वो 60s होता है, 60 स्वेजबर्ग यूनिट, और जो छोटा होता है ये 40s यानी कि 40 स्वेजबर्ग यूनिट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये कंप्लीट इसका क्या यूनिट बनता है? तो इसका कंप्लीट जो स्वेजबर्ग यूनिट है वो है 80s। अब इससे स्टूडेंट्स थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि 40 + 60 तो 100 होता है, लेकिन दिस इज नॉट वेट कि हम इसको सिंपली ऐड कर लें। दिस इज स्वेजबर्ग यूनिट जो कि सेंट्रीफ्यूज रेट को बता रहा है। सेंट्रीफ्यूज रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब चीज़ों को सेपरेट करना होता है तो उनको हम एक मशीन में डालते हैं, जिस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये फर्ज कर लें सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें ये टेस्ट ट्यूब्स रखी जाती हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मटेरियल डाला जाता है जिसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। वो मटेरियल इसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो ये मटेरियल जब मशीन के अंदर हम इस तरह से रखेंगे तो मशीन इसको घुमाएगी, जस्ट लाइक अ वॉशिंग मशीन। जिस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर चीजें घूमती हैं इसी तरह से इसके अंदर भी घूमेगी। या जिस तरह से मधानी घुमाती है और मक्खन को सेपरेट कर देती है, लस्सी को, वाटर के पार्टिकल्स को सेपरेट करती है, उसी तरह से ये मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन इनको घुमाएगी और चीज़ों को सेपरेट कर देगी। तो जब इसमें लेयर्स बन जाती हैं तो वो लेयर्स किस किस इसके ऊपर जो मार्किंग होती है
टेस्ट ट्यूब के ऊपर, तो उसमें से कौन सी मार्किंग पे ये जमा होते हैं उसके हिसाब से हम इनका ये नाम रखते हैं। अगर इसमें हम अकेला एक यूनिट देखें, लार्ज सब यूनिट देखें, तो वो इस पोजीशन पे जमा होता है, इकट्ठा हो जाता है। अगर हम इसका स्मॉल सब यूनिट देखें तो वो इस पोजीशन पे जहाँ पे 40 का निशान है वहाँ पे इकट्ठा होता है। और अगर हम कंप्लीट को देखें तो ये 80 के निशान पर इकट्ठा होता है। तो इस वजह से इनको हम 40s, 60s और 80s कहते हैं। ये इनका वेट नहीं है। जिस तरह यूकैरियोटिक सेल्स में 80s का ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि 30 और 50s सब यूनिट यानी कि लार्ज सब यूनिट 50s का और स्मॉल सब यूनिट 30s का होता है। अब इसको भी आप जमा करें तो ये 80s बनता है, लेकिन एक्चुअली ये वेट नहीं है और ये सिंपल जमा करने से नहीं बनता। तो इसका जो कंप्लीट यूनिट है प्रोकैरियोट का वो 70s का होता है। अब इसके बारे में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म पे होने के अलावा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होने के अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। वो दो ऑर्गेनेलीज हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरी है माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये दोनों ऑर्गेनेलीज, बल्कि ऑर्गेनेलीज होती ही यूकैरियोटिक सेल्स में है, लेकिन राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बजाय प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स से ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। ये 80s नहीं होते बल्कि ये 70s होते हैं और ये रिजेम्बलेंस रखते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये दोनों ऑर्गेनेलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुई हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेल ने एनगल्फ कर लिया था और वो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। फिर एक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेल ने एनगल्फ किया और वो सेल का क्लोरोप्लास्ट बन गया, क्योंकि इनके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैं। तो इस वजह से ये हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि राइबोसोम चूंकि दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, तो दोनों अलग अलग किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। जो फ्री वाले हैं वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के इंटरनल यूज के लिए होती हैं, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होती हैं और सेल से बाहर अपना फंक्शन प्ले करती हैं।